नमस्कार मित्रों, आज योग चिंतन में सांस्कृतिक पुनरुत्थान हेतु निभाए योग धर्म। किसी भी समाज एवं राष्ट्र का विकास सभ्यता एवं संस्कृति के अगम समन्वय की पृष्ठभूमि में होता है। संस्कृति जहाँ मनुष्य के अंतरंग को विकसित करती है, तो वहीं सभ्यता बहिरंग जीवन को संवारती है। अंतरंग और बहिरंग के सम्मिलित स्वरूप से जीवन प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। व्यक्ति एवं समाज के उत्थान पतन में इन दोनों की समन्वित भूमिका होती है। संस्कृति मनुष्य की प्रकृति का निर्माण करती है, विचार एवं चिंतन को आधार देती है। वहीं सभ्यता से बाह्य जीवन शैली विकसित होती है। बहिरंग जीवन को शरीर तो संस्कृति को प्राण की संज्ञा दी जा सकती है। कलेवर का स्वरूप कैसा हो, यह अंतरंग के प्राण तत्व के ऊपर निर्भर करता है। इस तरह सभ्यता जहाँ समाज का शरीर है, तो संस्कृति उसकी आत्मा। व्यक्ति अथवा समाज का स्वरूप, व्यवहार एवं चरित्र कैसा हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस संस्कृति परिवेश में वह सांस ले रहा है, उसका स्तर कैसा है। सभ्यताओं के उद्भव, विकास एवं प्रभाव की घटनाओं में सांस्कृतिक मूल्यों की प्रधान भूमिका होती है। सभ्यताओं का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे तो संस्कृति का रूप ढलती, बनती तथा परिवर्तित होती रहती हैं। स्पष्ट है कि सांस्कृतिक मूल्य ही समाज के मेरुदंड है। समाज को गढ़ने अथवा पराभव के गर्त में धकेलने में वे ही प्रधान कारक रहते हैं। मनुष्य के चिंतन और चरित्र संस्कृति का अनुरूप ही बनता है। संस्कृति में जिस प्रकार के वैचारिक मूल्यों का समावेश होगा, व्यक्ति एवं समाज का वैसा ही स्वरूप होगा। वर्तमान समय में समाज के ऊपर दृष्टिपात करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि चारित्रिक दृष्टि से मनुष्य का पतन इतना पहले कभी नहीं हुआ। चोरी, डकैती, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। दैनिक पत्र पत्रिकाएं इन्हीं घटनाक्रमों से भरे रहते हैं। इनके मुख पृष्ठ इन्हीं से रंगे रहते हैं। उन्हें पढ़कर समस्त समाज के प्रति, मानव जाति के प्रति वितृष्णा सी हो जाती है। हर विचारशील, आदर्श एवं सिद्धांतनिष्ठ व्यक्ति के मन में आक्रोश उभरता है, पर मात्र आक्रोश से, घृणा करने से समाधान नहीं निकलने वाला। इसके लिए समस्या की जड़ में प्रविष्ट होकर कारण निवारण ढूंढने होंगे, जो मनुष्य को अधःपतन की ओर अभिप्रेरित कर रहे हैं। इस दिशा में भौतिक एवं प्रशासकीय स्तर पर चल रहे अनेकानेक प्रयासों की विफलता सामने है। यह समस्या एक राष्ट्र की न होकर विश्वव्यापी है। कानूनी कठोर दंड व्यवस्था मानवीय पतन की रोकथाम करने में अपनी असफलता व्यक्त कर रही है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था अपनी असमर्थता का रोना रो रही है। इसी तरह राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर पर तमाम तरह के बाह्य उपचार अथवा अपना आंशिक ही प्रभाव दिखा पाते हैं। अंतरंग को स्पर्श कर इसे रूपांतरित करने की उनकी क्षमता सीमित रहती है। इस स्थिति में बढ़ती हुई आग एवं छूत की संक्रमण के समान नैतिक पतन का रोग समाज के सांस्कृतिक अवमूल्यन का, नैतिक एवं वैचारिक प्रभाव का बोध कराता है। गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि समस्याएं व्यवहार की न होकर मूलतः संस्कृति की, विचार एवं चिंतन की है। अतएव बाह्य प्रकट होने वाले अनैतिक आचरणों में सुधार करने के लिए वैचारिक और सांस्कृतिक स्तर पर ही प्रयास करने होंगे। कभी सभ्यता अविकसित थी, साधनों का अभाव था, पर मानवीय आस्था प्रबल होने के कारण समाज के प्रेरणा स्रोत ऋषि अपने श्रेष्ठ विचारों से समाज को दिशा देते थे। ऋषि परंपरा विलुप्त हुई, समाज आस्थावान कम, बुद्धिमान अधिक बना। फलतः वैचारिक अनुदानों के केंद्र बिंदु ने करवट ली। उसका स्वरूप ही बदला। त्याग, बलिदान, सेवा, परमार्थ, करुणा, दया, उदारता, चरित्र निष्ठा से भरी आदर्शनिष्ठ संस्कृति के स्थान उपभोगवादी संस्कृति ने ले लिया। बुद्धि ने नीति के स्थान पर अनीति को प्रोत्साहन दिया। वैचारिक अनुदान देने वाले विकसित साधनों ने भी बुद्धि से हाथ मिलाया। सब ने एक स्वर में भौतिकवाद को, प्रत्यक्षवाद को महत्व दिया। चिंतन और चरित्र को उदार एवं उदात्त बनाने वाली परोक्ष किंतु महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विचारधारा की उपेक्षा हुई। फलतः उपभोग की भौतिक संस्कृति ही आज समाज का आदर्श बन गई। समाज के मेरुदंड कहे जाने वाले विचारवान, कलाकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, राजनेता, सभी प्रबुद्धों ने एक स्वर में समर्थन दिया। चारित्रिक उत्थान की सैद्धांतिक बातें तो की गई, पर व्यवहारिक स्तर पर रचनात्मक कार्यक्रमों में इस महती आवश्यकता को स्थान न मिल सका। फलस्वरूप सामाजोत्थान के लिए मेरुदंड कही जाने वाली आदर्शों एवं सिद्धांतों से युक्त आध्यात्मिक विचारधारा उपेक्षित बनी रही, व्यवहारिक जीवन में न उतर सकी।
सिद्धांत एवं व्यवहार में एकरूपता का अभाव ही चारित्रिक एवं नैतिक संकट का कारण बना। समस्याओं की गड़बड़ी भौतिकवादी संस्कृति ने सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को बुरी तरह रौंदा है। अब आवश्यकता पड़ी है कि इस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। ऐसी संस्कृति का विकास करना, प्रसार करना जो पदार्थों की नहीं चेतना को महत्व दे, जो वस्तुओं का उपयोग तो सोचे पर उपभोग को तिरस्कृत करें। उसके लिए कई स्तर पर प्रयास करने होंगे। वर्तमान वैचारिक प्रवाह को उलटना होगा। विश्वव्यापी नैतिक संकटों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब आवश्यकता आ पड़ी है कि विचार एवं चिंतन शक्ति को नैतिक पुनरुत्थान में नियोजित किया जाए। यह कार्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना से ही संभव होगा। वर्तमान मानवीय चिंतन का ढर्रा है, जैसे भी बने अधिकाधिक उपार्जन उपभोग करो। स्पष्ट है वह नीति अनीति, अपराध एवं अवांछनीयता को ही प्रोत्साहन देती है। प्रकारांतर से यह कहा जाए कि वर्तमान अनेकानेक भ्रष्ट आचरण एवं अपराधों में योगदान भौतिकवादी संस्कृति का है तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। अतः अंतरंग को विकसित करने वाली, चिंतन एवं चरित्र को उदार एवं उदात्त बनाने वाली आध्यात्मिक संस्कृति को ही विकसित करना होगा, जिसके लिए प्रत्येक विचारशील का योगदान अपेक्षित है, जो वर्तमान नैतिक प्रभाव को देखकर दुखी हैं। आज बुद्धिवाद का ही चारों ओर आधिपत्य नजर आता है। निरंकुश भौतिकवाद की बाढ़ अपनी चरम सीमा पर है। मनुष्य छोटा बौना होकर सिकुड़ता चला जा रहा है। विलासिता के अतिरिक्त उसे कुछ सूझ ही नहीं पड़ता। दुष्प्रयोजन में निरबुद्धि चेष्टा और संपदा संसार में नारकी वातावरण उत्पन्न करती चली जा रही है। इसका परिणाम किस दुख में दुर्भाग्य में होगा, उसकी कल्पना मात्र सिहरन उड़ती है। जीवन और मृत्यु के निर्णायक चौराहे पर खड़ी मनुष्य जाति अपनी मनमर्जी करती रहे और हम मूक दर्शक बने दिखते रहें, यह उचित नहीं लगता। इतिहास साक्षी है कि विश्व की सर्वांगीण प्रगति में भारत ने अपने विकास के आरंभ से ही असाधारण योगदान दिया है। इस देश के देवमानव सदस्य स्वयं को विश्व नागरिक मानते रहे हैं और क्षेत्र विशेष की परिधि में अपने को सीमित न रखकर समस्त संसार की अवनति को प्रगति में बदलने के लिए भागीरथ प्रयत्न करते रहे हैं। इस देश में निर्वाह की समुचित सुविधाएं बढ़ रही हैं। रत्नगर्भा सस्य श्यामला भारत भूमि के वरद पुत्रों को कभी किसी प्रकार का अभाव दारिद्र्य नहीं रहा। वे समस्त विश्व को अपना सेवा क्षेत्र मानकर सुदूर भूखंडों की अत्यंत कठिन यात्राएं करते रहे हैं। इसे उन्होंने सदैव साधना माना तथा अविकसित पड़े भूखंडों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपने ज्ञान विज्ञान का पूरा अनुदान वरदान प्रदान किया। वन्य जीवों जैसे जीवन यापन करने वाले मनुष्यों को उन्होंने कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यवसाय, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, समाज संगठन, धर्म, संस्कृति आदि से परिचित कराया और उन प्रगति प्रयासों से उन्हें अभ्यस्त बनाकर सुविकसित स्तर तक पहुंचाया। ऐसे अनुदानों ने ही उसे संसार के कोने कोने से जगत गुरु का भाव भरा सम्मान दिलाया। भारतवर्ष का चक्रवर्ती सांस्कृतिक साम्राज्य विश्व वसुधा के कोने कोने तक छाया था। यह सब इसलिए संभव हो सका कि यहाँ के निवासी सीमित क्षेत्र में अपने स्वार्थों को सीमित न रख सके, वरन उन्होंने समस्त विश्व को अपना परिवार और सार्वभौम सुख शांति को अपनी निजी प्रगति माना। आज की स्थिति भूतकाल की अपेक्षा कहीं अधिक दुर्गतिग्रस्त है। संसार में कहीं चैन नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं, उद्वेग और संक्षोभ से आज मनुष्य जाति के प्रत्येक सदस्य बेतरह जल रहा है। यदि आज हमारा चिंतन पूर्व की तरह परिष्कृत होता रहा तो निस्संदेह इस धरती पर स्वर्ग से कहीं अधिक संपन्नता और प्रसन्नता बिखरी पड़ी होती, किंतु हुआ उल्टा ही। समृद्धि बढ़ी पर सद्बुद्धि का लोप हो गया। विकास के स्थान पर विनाश का ही पथ प्रशस्त हुआ है। हमारी स्वयं की परिस्थिति विपन्न होते हुए भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर इतनी संपन्न है कि आज की स्थिति में भी विश्व का दार्शनिक क्षेत्र में नेतृत्व करने में सक्षम है। भारत का अध्यात्म इतना उत्कृष्ट है कि उसे किसी देश, जाति और काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वरन सार्वभौम, सर्वकालीन और सार्वजनीन ही कहा जा सकता है। भटकाव की सही राह पर लाने की उसमें पूरी क्षमता है। ज्ञान विज्ञान की समृद्ध परंपरा के आधार को जीवंत करते हुए हम विश्व को उत्कृष्ट स्तर का प्रदर्शन दे सकते हैं। जीवन जीने की कला का व्यावहारिक प्रशिक्षण दे सकते हैं, जिससे भटकी हुई मानव जाति अपनी स्थिति एवं दिशा धारा पर विचार करे और दिशा प्रवाह बदलने हेतु तत्पर हो सके। भारतीय संस्कृति की महानता को देखते हुए विज्ञ समुदाय की यह राय दिन दिन सुदृढ़ होती जा रही है कि अगले दिनों समस्त विश्व की एक
समन्वित संस्कृति होगी और उसका निर्धारण देव संस्कृति के सिद्धांतों और प्रचलनों के आधार पर होगा। मित्रों, ऐसी स्थिति में इस महान परंपरा के अनुयायियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे न केवल इसके दर्शन, स्वरूप, व्यवहार आदि से सर्वसाधारण को परिचित कराएं, बल्कि इस प्रकार की दिनचर्या स्वयं भी अपनाएं, जिससे सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों से एकरूपता आ सके।